हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी कैफे में आपका स्वागत है। आज हम लोग न्यू एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 भू आकृतियाँ तथा उनका विकास को पढ़ेंगे। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्ष की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृतिक कारक जैसे प्रभावित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद तथा तरंग अपरदन करते हैं। अपक्ष का क्या मतलब हो जाएगा? खंडित होना या टूटना। आप यह जानते हैं कि अपरदन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपरदन प्रक्रिया का परिणाम है और निक्षेपण से भी धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृतियों तथा उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले यह जाने कि भू आकृति क्या है। साधारण शब्दों में छोटे से मध्यम आकार के भूखंड भू आकृति कहलाते हैं। अगर पृथ्वी के छोटे से मध्यम आकार के स्थलमंडल को भू आकृति कहते हैं तो भूदृश्य क्या कहते हैं, आइए पढ़ते हैं। बहुत सी संबंधित भू आकृतियां मिलकर भूदृश्य बनाती है, जो भूतल के विस्तृत भाग है। प्रत्येक भू आकृति की अपनी भौतिक आकृति, आकार व पदार्थ होते हैं, जो कि कुछ भू प्रक्रियाओं एवं उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृतिक प्रक्रियाएं धीमी गति से कार्य करती है और इसी कारण उनके आकार बनने में लंबा समय लगता है। प्रत्येक भू आकृति का एक प्रारंभ होता है। भू आकृतियों के एक बार बनने के बाद उनके आकार, आकृति व प्रकृति में बदलाव आता है, जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं व कार्यकर्ताओं के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। जलवायु संबंधी बदलाव तथा वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृतिक प्रक्रियाओं की गहनता से या स्वयं के प्रक्रियाएं स्वयं परिवर्तित हो जाती है, जिनसे भू आकृतियां रूपांतरित होती है। विकास का यहाँ अर्थ भूतल के एक भाग में एक भू आकृति का दूसरी भू आकृति में या एक भू आकृति के एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होने की अवस्थाओं से है। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास और समय के साथ उसका परिवर्तन हुआ है। एक स्थल रूप विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिसकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था तथा वृद्धावस्था से की जा सकती है। भू आकृतियों के विकास के दो महत्वपूर्ण पहलू क्या है? क्या है? पहला हो गया क्षैतिज गति या भूमि द्रव्यमान हो जाएगा। और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? जलवायु संबंधी बदलाव। प्रवाहित जल आर्द्र प्रदेशों में जहां अत्यधिक वर्षा होती है, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण भू आकृतिक कारक है, जो धरातल का निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। प्रवाहित जल के दो तत्व हैं। एक धरातल पर परत के रूप में फैला हुआ प्रवाह है, दूसरा रैखिक प्रवाह है, जो घाटियों में नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। प्रवाहित जल दूसरा निर्मित अधिकतर अपर्दित स्थल रूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती हुई नदियों के आक्रामक युवावस्था से संबंधित है। कालांतर में तेज ढाल लगातार अपरदन के कारण मंद ढाल में परिवर्तित हो जाते हैं और परिणाम स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे निक्षेपण आरंभ होता है। तेज ढाल से बहती हुई सरिताएं भी कुछ निक्षेपित भू आकृतियां बनाती है, लेकिन ये नदियों के मध्यम या धीमे ढाल पर बने आकारों के अपेक्षा बहुत कम होते हैं। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा, उतना ही अधिक निक्षेपण होगा। जब लगातार अपरदन के कारण नदी तल समतल हो जाए तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ जाता है, और इसके फलस्वरूप पहाड़ियाँ और घाटियाँ समतल मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। क्या ऊंचे स्थल रूपों के उच्चावच का संपूर्ण निम्नीकरण संभव है? आइए हम लोग पढ़ते हैं। स्थलगत प्रवाह ओवरलैंड फ्लो परत अपरदन का कारण है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण व विस्तृत मार्गों पर हो सकता है। प्रभावित जल के घर्षण के कारण बहते हुए जल द्वारा कम या अधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तलछटों के कारण छोटी व तंग क्षुद्र सरिताएं बनती है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित होती है। अवनलिका क्या हो जाएगा? अवनलिका नदियाँ कटाव कर बड़ी संरचना बन जाते हैं।
ये आपका नदियाँ कटाव हो जाएगा, ये बड़ी संरचनाएँ हो जाती है, ये आपका रास्ता बन जाता है, इसको क्या कहते हैं, गली इरोजन। इन अवनलिकाओं कालांतर में अधिक गहरी, चौड़ी तथा लंबाई में विस्तृत होकर एक दूसरे में समावित होकर घाटियों का जाल बनाती है। प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, जिससे अनियमितताएं जैसे जलप्रपात व सोपानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्यावस्था में सरिताएं नदी तल में धीमा कटाव करती है और घाटियों में पार्श्व अपरदन अधिक होता है। कालांतर में घाटियों के किनारों की ढाल मंद होती जाती है। इसी प्रकार अपवाह बेसिन के मध्य विभाजक तब तक निम्न होते जाते हैं जब तक ये पूर्णतः समतल नहीं हो जाते और अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है, जिसमें ये यत्र तत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिन्हें मोना डनोक कहते हैं। नदी अपरदन के द्वारा बने इस प्रकार के मैदान संप्राय मैदान तथा पेनीप्लेन कहलाते हैं। प्रवाहित जल से निर्मित प्रत्येक अवस्था की स्थल रूप संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त वर्णन निम्न प्रकार है। युवावस्था। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। ये नदियाँ उथली भी आकार की घाटी बनाती है, जिनमें बाढ़ के मैदान लगभग अनुपस्थित या संकरे बाढ़ मैदान मुख्य नदी के साथ साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक विस्तृत, चौड़े व समतल होते हैं, जिनमें दलदल व झीलें होती है। इन ऊंचे समतल धरातल पर नदी विसर्प विकसित हो जाते हैं। ये विसर्प अंततः ऊंचे धरातलों में गभीरभूत हो जाते हैं, अर्थात विसर्प की तली में निम्न कटाव होता है और ये गहराई में बढ़ते हैं। जहाँ अनावृत कठोर चट्टानें पाई जाती हैं, वहाँ जलप्रपात व छिप प्रक्रियाएँ बन जाते हैं। युवावस्था में कैसा होगा, ये आपका भी आकार का होगा, ये आपका भी आकार का होगा। विसर्प, विसर्प क्या हो, ये आपका विसर्प हो गया, ये नदियाँ विसर्प। पौढ़ावस्था मैच्योर। इस अवस्था में नदियों में जल की मात्रा अधिक होती है और सहायक नदियों में भी इसमें आकार मिलती है। नदी घाटियाँ भी आकार की होती है, लेकिन गहरी होती है। मुख्य नदी के व्यापक और विस्तृत होने से विस्तृत बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं, जिसमें घाटी के भीतर ही नदी विसर्प बनाती हुई प्रभावित होती है। युवावस्था में निर्मित समतल, विस्तृत व अंतर नदीय दलदली क्षेत्र लुप्त हो जाते हैं और नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। जलप्रपात व छिप्रिकाएँ लुप्त हो जाती हैं। पौढ़ावस्था में भी आकार की नदियाँ बनाती है। वृद्धावस्था ओल्ड। वृद्धावस्था में छोटी सहायक नदियाँ कम होती है और ढाल मंद होता है। नदियाँ स्वतंत्र रूप से विस्तृत बाढ़ के मैदानों में बहती हुई नदी विसर्प प्राकृतिक तटबंध गोखुर झील बनाती है। विभाजक विस्तृत तथा समतल होते हैं, जिनमें झील दलदल पाए जाते हैं। अधिकतर भूदृश्य समुद्र तल के बराबर या थोड़े चौड़े, थोड़ा ऊंचे होते हैं। आपका यू आकार का हो जाता है यहाँ पर, यू आकार वाली अपर्दित स्थल रूप घाटियाँ। घाटियों का प्रारंभ तंग या छोटी छोटी क्षुद्र सरिताओं से होता है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी व विस्तृत अवनलिकाओं में विकसित हो जाती है। ये अवनलिकाएं धीरे धीरे और गहरी हो जाती ही है। ये चौड़ी व लंबी होकर घाटियों का रूप धारण करती है। लंबाई, चौड़ाई एवं आकृति के आधार पर ये घाटियाँ भी आकार, घाटी, गार्ज, कैनियन आदि में वर्गीकृत की जा सकती है। गार्ज एक गहरी संकरी घाटी है जिसके दोनों पार्श्व तीव्र ढाल के होते हैं। ये आपको दिखाया गया है, ये आपका गार्ज को दिखाया गया है। होगेनकल धर्मपुरी तमिलनाडु के समीप गार्ज के रूप में कावेरी नदी की घाटी को दिखाया गया है। ये आपका दो पर्वत हो गया, ये आपका दो पर्वत, इसके बीच से नदी बह रही है,
इसको गार्ज कहते हैं, गार्ज कहते हैं। एक कैनियन के किनारे भी खड़ी ढाल वाले होते हैं और यह भी गार्ज की ही भांति गहरी होती है। ये आपको कैनियन के रूप में दिखाया गया है। ये आपका कैनियन हो गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोरेडो का गभीरीभूत विसर्प लूप, जो इसकी घाटी के कैनियन जैसे सोपान सदृश पार्श्वीय ढाल दर्शाता है। ये आपका कैनियन हो गया। ये आपका कैनियन हो गया। गार्ज हो गया, दो पर्वत के बीच में नदी बहना, गार्ज। और कैनियन हो गया, ये आपका कैनियन हो गया, कैनियन। गार्ज की चौड़ाई इसके तल व ऊपरी भाग में लगभग एक समान होती है। इसके विपरीत एक कैनियन तल की अपेक्षा ऊपरी भाग अधिक चौड़ा। वास्तव में कैनियन गार्ज का ही एक दूसरा रूप है। चट्टानों के प्रकार और संरचना पर घाटी का प्रकार निर्भर होता है। उदाहरण के लिए कैनियन का निर्माण प्रायः अवसादी चट्टानों के क्षैतिज स्तरण में पाए जाते हैं तथा गार्ज कठोर चट्टान में बनता है। गार्ज हो गया आपका कठोर चट्टान, कठोर चट्टान में, जैसे कि ये हो गया गार्ज। और कैनियन हो गया अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टानों में। जल गर्तिका तथा अवनमित कुंड। पहाड़ी क्षेत्रों में नदी तल में अपर्दित छोटी चट्टानी टुकड़े छोटे गर्तों में फंसकर वृत्ताकार रूप में घूमते हैं, जिन्हें जल गर्तिका कहते हैं। एक बार छोटे व उथले गर्तों के बन जाने पर कंकड़, पत्थर व गुलाश्म इन गर्तों में एकत्रित हो जाते हैं और प्रवाहित जल के साथ घूमते हैं और धीरे धीरे इन गर्तों का आकार बढ़ता जाता है। यह गर्त आपस में मिल जाते हैं और कालांतर में नदी घाटी गहरी होती जाती है। जलप्रपात के तल में भी एक गहरे व बड़े जल गर्तिका का निर्माण होता है, जो जल के ऊंचाई से गिरने व उनमें शिलाखंडों के वृत्ताकार घूमने से निर्मित होते हैं। जलप्रपातों के तल में ऐसे विशाल व गहरे कुंड अवनमित कुंड कहलाते हैं। अधःकर्तित विसर्प या गभीरीभूत विसर्प। तीव्र ढालों में तीव्रता से बहती हुई नदियाँ सामान्यतः नदी तल पर अपरदन करती है। तीव्र नदी ढालों में भी पार्श्व अपरदन अधिक नहीं होता, लेकिन मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ अधिक पार्श्व अपरदन करती है। क्षैतिज अपरदन अधिक होने के कारण मंद ढालों पर बहती हुई नदियाँ वक्रित होकर बहती है या नदी विसर्प बनाती है। नदी विसर्पों का बाढ़ मैदानों और डेल्टा मैदानों में पाया जाना एक सामान्य बात है, क्योंकि यहाँ नदी का ढाल बहुत मंद होता है। कठोर चट्टानों में भी गहरे कटे हुए और विस्तृत विसर्प मिलते हैं। इन विसर्पों को अधःकर्तित विसर्प या गभीरभूत विसर्प कहा जाता है। 6.2 फिगर में दिया गया है आपका 6.2। ये आपका 6.2 में दिखाया गया है। पार्श्व ढाल। नदी वेदिकाएं। नदी वेदिकाएं प्रारंभिक बाढ़ मैदानों या पुरानी नदी घाटियों के तलों के चिन्ह है। ये जलोढ़ रहित मूलाधार चट्टानों के धरातल या नदियों के तल है, जो निक्षेपित जलोढ़ वेदिकाओं के रूप में पाए जाते हैं। नदी वेदिकाएं मुख्यतः अपर्दित स्थल रूप है, क्योंकि ये नदी निक्षेपित बाढ़ मैदानों के लंबवत अपरदन से निर्मित होते हैं। विभिन्न ऊंचाइयों पर कई वेदिकाएं हो सकती है, जो आरंभिक नदी जल स्तर को दर्शाते हैं। नदी वेदिकाएं नदी के दोनों तरफ समान ऊंचाई वाली हो सकती है और इनके इस स्वरूप को युग्म वेदिकाएं कहते हैं। ये आपको दिखाया गया है युग्मित और अयुगित वेदिकाएं। ये युग्मित हो गया, ये सेम ऊंचाई है आपका। ये देखिए, ये आपका सेम ऊंचाई है, लगभग सेम ऊंचाई हो गया, इसीलिए आपका युग्मित वेदिकाएं हो गया। अयुग्मित वेदिकाएं हो जाएगा यहाँ पर डिफरेंट है आपका, डिफरेंट ऊंचाई है, अलग अलग ऊंचाई है यहाँ पर, इसीलिए। निक्षेपित स्थल रूप जलोढ़ पंख। जब नदी उच्च स्थलों से बहती हुई गिरिपद व मंद ढाल
के मैदानों में प्रवेश करती है तो जलोढ़ पंख का निर्माण होता है। ये आपका जलोढ़ पंख को दिखाया गया है। ये आपका जलोढ़ पंख हो गया। यहाँ पर नदियाँ जमा हो रही है, नदी जमा हो रही है, उसी को बता रहा है ये। साधारणतया पर्वतीय क्षेत्रों में बहने वाली नदियाँ भारी व स्थूल आकार के नद्य भार को वहन करती है। मंद ढालों पर नदियाँ यह भार वहन करने में असमर्थ होती है तो यह शंकु के आकार में निक्षेपित हो जाता है, जिसे जलोढ़ पंख कहते हैं। ये अमरनाथ को दिखाया गया है। अमरनाथ जम्मू कश्मीर के मार्ग में एक पहाड़ी सरिता द्वारा निक्षेपित जलोढ़ पंख। जो नदियां जलोढ़ पंखों से बहती है वे प्रायः अपने वास्तविक वाह मार्ग को बहुत दूर तक नहीं बहती, बल्कि अपना मार्ग बदल लेती है और कई शाखाओं में बढ़ जाती है, जिन्हें जल वितरिकाएँ कहते हैं। आर्द्र प्रदेशों में जलोढ़ पंख प्रायः निम्न शंकु की आकृति तथा शीर्ष से पाद तक मंद ढाल वाले होते हैं। शुष्क व अर्धशुष्क जलवायु प्रदेशों में ये तीव्र ढाल वाले व उच्च शंकु बनाते हैं। डेल्टा जलोढ़ पंखों की ही भांति होते हैं, लेकिन इनके विकसित होने का स्थान भिन्न होता है। नदी अपने लाए हुए पदार्थों को समुद्र के किनारे बिखेर देती है। अगर यह भार समुद्र में दूर तक नहीं ले जाया गया तो यह तट के साथ ही शंकु के रूप में एक साथ फैल जाता है। जलोढ़ पंखों के विपरीत डेल्टा का निक्षेप व्यवस्थित होता है और इनका जलोढ़ स्तरित होता है, अर्थात मोटे पदार्थ तट के निकट व बारीक कण जैसे चिकनी मिट्टी इसको कहते हैं, चिकनी मिट्टी, गाद आदि सागर में दूर तक जमा हो जाता है। जैसे जैसे डेल्टा का आकार बढ़ता है, नदी वितरिकाओं की लंबाई बढ़ती है जाती है और डेल्टा सागर के अंदर तक बढ़ता रहता है। ये आपको दिखाया गया है। कृष्णा नदी डेल्टा आंध्र प्रदेश के भाग उपग्रह के द्वारा लिया गया है चित्र है। ये आपका हो गया पंख हो गया, ये आपका जलोढ़ पंख हो गया। यहाँ पर नदियाँ जमा हो रही है और ये डेल्टा का निर्माण कर रही है। बाढ़ मैदान प्राकृतिक तटबंध तथा विसर्पी रोधिका। जिस प्रकार अपरदन से घाटियाँ बनती है, उसी प्रकार निक्षेपण से बाढ़ के मैदान विकसित होते हैं। बाढ़ के मैदान नदी निक्षेपण के मुख्य स्थल रूप है। जब नदी तीव्र ढाल से मंद ढाल में प्रवेश करती है तो बड़े आकार के पदार्थ पहले ही निक्षेपित हो जाते हैं। इसी प्रकार बारीक पदार्थ जैसे रेत, चिकनी मिट्टी और गाद आदि अपेक्षाकृत मंद ढालों पर बहने वाली कम वेग वाली जल धाराओं में मिलते हैं और जब बाढ़ आने पर पानी तटों पर फैलता है तो उस तल पर जमा हो जाते हैं। नदी निक्षेप से बने ऐसे तल सक्रिय बाढ़ के मैदान कहलाते हैं। तलों से ऊंचाई पर बने तटों को असक्रिय बाढ़ के मैदान कहते हैं। असक्रिय बाढ़ के मैदान जो तटों के ऊपर ऊंचाई होते हैं मुख्यतः दो प्रकार के निक्षेपों से बने होते हैं, बाढ़ निक्षेप व सरिता निक्षेप। मैदानी भागों में नदियाँ प्रायः क्षैतिज दिशा में अपना मार्ग बदलती है और कटा हुआ मार्ग धीरे धीरे भर जाता है। बाढ़ मैदानों के ऐसे क्षेत्र जो नदियों के कटे हुए या छूटे हुए भाग हैं उनमें स्थूल पदार्थों के जमाव होते हैं। ऐसे जमाव जो बाढ़ के पानी के फैलने से बनते हैं अपेक्षाकृत महीन कणों, चिकनी मिट्टी, गाद आदि होते हैं। ये आपको दिखाया गया है प्राकृतिक तटबंध एवं विसर्पी रोधिकाओं का चित्रण को दिखाया गया है। ये बाढ़कृत मैदान हो गया, प्राकृतिक तटबंध हो गया, ये आपका प्राकृतिक तटबंध। विसर्पी रोधिकाएं हो गया, ये आपका विसर्पी रोधिकाएं, ये हो गया। और ये आपका ये पार्ट अगर अलग हो जाता है तो ये पार्ट अलग हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गोखुर झील बन जाएगा, गोखुर झील बन जाएगा। ऐसे बाढ़ मैदान जो डेल्टाओं में बलते हैं उसे डेल्टा मैदान कहते हैं। प्राकृतिक तटबंध और विसर्पी रोधिकाएं आदि कुछ महत्वपूर्ण स्थल रूप है जो बाढ़ के मैदानों में संबंधित है। प्राकृतिक तटबंध बड़ी नदियों के किनारे पाए जाते हैं।
प्राकृतिक तटबंध बड़े नदियों के किनारे पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये तटबंध नदियों के पार्श्वों में स्थूल पदार्थों के रैखिक निम्न व समानांतर कटक के रूप में पाए जाते हैं, जो कई स्थानों पर कटे हुए होते हैं। नदी रोधिकाएँ या विसर्पी रोधिकाएँ बड़ी नदी विसर्पों के अवतल ढालों पर पाई जाती है, और ये रोधिकाएँ प्रवाहित जल द्वारा लाए गए तलछटों के नदी किनारों पर निक्षेपण के कारण बनी है। इनकी चौड़ाई व परिच्छेदिका लगभग एक समान होती है और इनके अवसाद मिश्रित आकार के होते हैं। ये आपका हो गया, ये आपका जो नदी है, और ये उत्तल भाग पर क्या हो गया, निक्षेपण नदी जहाँ विसर्प बनाती है, ये आपका नदी जहाँ विसर्प बनाती है। और ये हो गया, आप ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, अवतल भाग यहाँ पर अपर्दन बनाती है। ये डिफरेंट है, उत्तल में निक्षेपण बनाती है और अवतल में अपर्दन बनाती है। नदी विसर्प विस्तृत बाढ़ व डेल्टा मैदानों में नदियां शायद ही सीधे मार्गों में बहती होंगी। बाढ़ व डेल्टाई मैदानों पर लूप जैसे चैनल प्रारूप विकसित होती हैं, जिन्हें विसर्प कहा जाता है। ये आपका 6.7 चित्र कौन सा है, 6.7, ये आपका 6.7 देखते हैं इसको। विसर्प एक स्थल रूप न होकर एक प्रकार का चैनल प्रारूप है। नदी विसर्प के निर्मित होने के कारण निम्नलिखित है। मंद ढाल पर बहते जल में तटों पर क्षैतिज या पार्श्विक कटाव करने की प्रवृत्ति का होना, तटों पर जलोढ़ का अनियमित व असंगठित जमाव जिससे जल के दबाव का नदी पार्श्वों बढ़ना, प्रवाहित जल का कोरियोलिसिस प्रभाव से विक्षेपण ठीक उसी प्रकार जैसे कोरियोलिसिस बल से वायु प्रभाव निक्षेपित होता है। जब चैनल की ढाल प्रवणता अत्यधिक मंद हो जाती है तो नदी में पानी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा पार्श्वों का कटाव अधिक होता है। नदी तटों पर थोड़ी सी अनियमितताएं भी धीरे धीरे मोड़ों के रूप में परिवर्तित हो जाती है। यह मोड़ नदी के अंदरूनी भाग में जलोढ़ जमाव के कारण गहरे हो जाते हैं और बाहरी किनारा अपर्दित होता रहता है। अगर अपर्दन निक्षेपण तथा निम्न कटाव न हो तो विसर्प की प्रवृत्ति कम हो जाती है। प्रायः बड़ी नदियों के विसर्प में अवतल किनारों पर सक्रिय निक्षेपण होते हैं और उत्तल किनारों पर अधोमुखी कटाव होता है। अवतल किनारे कटाव किनारों के रूप में भी जाने जाते हैं। ये आपको दिखाया गया है मुजफ्फरपुर बिहार के समीप विसर्पी बूढ़ी गंडक नदी दर्शाने वाला उपग्रह से लिया गया है चित्र है। ये छाड़न झील, ये आपका हो गया, ये आपका तरंगनुमा चैनल का निर्माण है। ये आपका ये तरंगनुमा चैनल का निर्माण कर रहा है। और क्या ये आपका चाप झील बन रहा है, ये आपका चाप झील क्योंकि ये नदी से अलग हो रहा है, इसी को चाप झील कहते हैं। और गंडक, ये पूछा जाता है गंडक नदी त्रिवेणी नहर किस नदी के ऊपर है, गंडक नदी, ये पूछा जाता है। ये आपको दिखाया गया है विसर्प वृद्धि एवं क्षालन लूप तथा स्कंद ढाल एवं अधोरित तट को दिखाया गया है। ये अवतल तट हो गया, स्कंद ढाल हो गया, दायां किनारा हो गया। ये आपका हो गया उत्तल में क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो गया। और अवतल में हो जाएगा आपका अवतल, ये हो गया, ये तेरा अवतल क्या हो गया, ये तेरा अवतल अपर्दन बनाती है। और ये छाड़न झील को हम क्या कहेंगे, ये चाप झील हो गया, चाप झील जो नदी से अलग हो रहा है, ये आपका नदी से अलग हो रहा है।
ये आपको दिखाया गया है, फिगर देख लीजिएगा। जो अधिक अपरदन से तीव्र कगार के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। उत्तल किनारों का ढाल मंद होता है और विसर्पों के गहरे छल्ले के आकार में विकसित हो जाने पर ये अंदरूनी भागों में अपरदन के कारण कट जाते हैं और गोखुर झील बन जाती है। गोखुर झील ही हो गया चाप झील, जो नदी अलग हो जाती है। भौम जल, भूमि जल। भौम जल यहाँ एक संसाधन के रूप में वर्णित नहीं है। यहाँ भौम जल का अपरदन के कारक के रूप में है और उसके द्वारा निर्मित स्थल रूपों का वर्णन किया गया है। जब चट्टानें प्रागम्य, कम सघन, अत्यधिक जोड़ों, संधियों व दरारों वाली हो तो धरातलीय जल का अंतः स्रवण आसानी से होता है। लंबवतः गहराई पर जाने के बाद जल धरातल के नीचे चट्टानों की संधियों, छिद्रों व संस्तरण तल से होकर क्षैतिज अवस्था में बहना प्रारंभ करता है। जल का यह क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर प्रवाह की चट्टानों के अपरदन का कारण है। भौम जल में पदार्थों के परिवहन द्वारा बने स्थल रूप महत्वहीन है। इसी कारण भूमिगत जल का कार्य सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं देखा जा सकता, लेकिन ऐसे चट्टानों जैसे चूना पत्थर या डोलोमाइट जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3 की प्रधानता होती है, उनमें धरातलीय व भौम जल रासायनिक प्रक्रिया द्वारा घोलीकरण व अवक्षेपण अनेक स्थल रूपों को विकसित करते हैं। ये दो प्रक्रियाएं हैं, घोलीकरण व अवक्षेपण। या तो चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानों में अलग से या अन्य चट्टानों के साथ अंतरासंस्तरित पाई जाती है। किसी भी चूना पत्थर, लाइमस्टोन या डोलोमाइट चट्टानों के क्षेत्र में भौम जल द्वारा घुलन प्रक्रिया और उसके निक्षेपण प्रक्रिया से बने ऐसे स्थल रूपों कास्ट स्थलाकृति का नाम दिया गया है। यह नाम एड्रियाटिक सागर के साथ बाल्कन कास्ट क्षेत्र में उपस्थित लाइमस्टोन चट्टानों पर विकसित स्थलाकृतियों पर आधारित है। अपरदनात्मक तथा निक्षेपणात्मक दोनों प्रकार के स्थलरूप कास्ट स्थलाकृतियों की विशेषताएं हैं। अपरदित स्थलरूप कुंड, पोल्स, धौलरंध्र, लैपिज और चूना पत्थर चबूतरे। चूना पत्थर चट्टानों के तल पर घुलन क्रिया द्वारा छोटे व मध्यम आकार के छोटे घोल गर्तों का निर्माण होता है। जिनके विलय पर इन्हें विलयन रंध्र स्वालो होल्स कहते हैं। घोल रंध्र कास्ट क्षेत्रों में बहुतायत में पाए जाते हैं। घोल रंध्र एक प्रकार के छिद्र होते हैं जो ऊपर से वृत्ताकार व नीचे कीप की आकृति के होते हैं और इनका क्षेत्र विस्तार व कुछ वर्ग मीटर से हेक्टेयर तथा गहराई आधा मीटर से 30 मीटर या उससे अधिक होती है। इनमें से कुछ का निर्माण अकेले घुलन प्रक्रिया द्वारा ही होता है और कुछ अन्य पहले घुलन प्रक्रिया द्वारा बनते हैं। और अगर इन घोल रंध्रों के नीचे बनी कंदराओं की छत ध्वस्त हो जाए तो बड़े छिद्र ध्वस्त या निपात रंध्र के नाम से जाने जाते हैं। अधिकतर घोल रंध्र ऊपर से अपरदित पदार्थों के जमने से ढक जाते हैं और उथले जलकुंड जैसे प्रतीत होते हैं। ध्वस्त घोल रंध्रों को डोलाइन भी कहा जाता है। ध्वस्त रंध्रों की अपेक्षा घोल रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं। सामान्यतः धरातलीय प्रवाहित जल घोल रंध्रों व विलयन रंध्रों से गुजरता हुआ अंतर्भौमी नदी के रूप में विलीन हो जाता है और फिर कुछ दूरी के पश्चात किसी कंदरा से भूमिगत नदी के रूप में फिर निकल आता है। जब घोल रंध्र व डोलाइन इन कंदराओं की छत के गिरने से या पदार्थों के स्खलन द्वारा आपस में मिल जाते हैं तो लंबी, तंग तथा विस्तृत खाइयाँ बनती है जिन्हें घाटी रंध्र या युवाला कहते हैं। धीरे धीरे चूनायुक्त चट्टानों के अधिकतर भाग इन गर्तों व खाइयों के हवाले हो जाता है और पूरे क्षेत्र में अत्यधिक अनियमित पतले व नुकीले कटक आदि रह जाते हैं जिन्हें लेपिस कहते हैं। इन कटकों का लेपिस का निर्माण चट्टानों की संधियों में भिन्न घुलन प्रक्रियाओं द्वारा होता है। कभी कभी लेपिज के ये विस्तृत क्षेत्र समतल चूनायुक्त चबूतरों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपको दिखाया गया है, विलय यंत्र को दिखाया गया है, ये घोल रंध्र को दिखाया गया है।
पानी में घुलना और नीचे जमा जाना, ये आपका पानी में घुल रहा है और नीचे चला जा रहा है। ये निपाती रंध्र को दिखाया गया है। घोल रंध्र के बाद हो गया पानी नीचे जाना है, ये आपका पानी नीचे जा रहा है। ये आपका स्टेलैक्टाइट, ये स्टेलैक्टाइट दिखाया गया है, ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। ये स्टेलैक्टाइट हो गया, ऊपर की तरफ हो गया। और ये आपका स्टेलैग्माइट, ये आपका नीचे की तरफ हो गया, ये वाला पार्ट। ये हो गया गुफा हो गया, स्तंभ दिखा रहा है, ये स्तंभ हो गया, ये गुफा मुख हो गया। ये आपका घोल रंध्र हो गया, घोल रंध्र। घाटी सिंह युवाला को दिखाया गया है। कंदराएं, ऐसे प्रदेश जहां चट्टानों के एकांतर संस्तर हो, शैल, बालू, पत्थर व क्वार्जाइट, और इनके बीच में अगर चूना पत्थर व डोलोमाइट चट्टानें हो, या जहां सघन चूना पत्थर चट्टानों के संस्तर हो, वहां प्रमुखतया कंदराओं का निर्माण होता है। पानी दरारों व संधियों से रिसकर शैल संस्तरण के साथ क्षैतिज अवस्था में बहता है। इसी तल संस्तरण के सहारे चूना चट्टानें घुलती है और लंबे एवं तंग विस्तृत रिक्त स्थान बनते हैं, जिन्हें कंदराएं कहा जाता है। कभी कभी विभिन्न स्तरों पर कंदराओं का एक जाल सा बन जाता है, जो चूना पत्थर चट्टानों के तल व उनके बीच संस्तरित चट्टानों पर निर्भर है। प्रायः कंदराओं का एक खुला मुख होता है, जिससे कंदरा सरिताएं बाहर निकलती है। ऐसी कंदराएं जिनके दोनों सिरे खुले हो, उन्हें सुरंग कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप, अधिकतर निक्षेपित स्थल रूप कंदराओं के भीतर ही निर्मित होते हैं। चूना पत्थर चट्टानों में मुख्य रसायन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जो कार्बन युक्त जल, वर्षा जल में घुला हुआ कार्बन में शीघ्रता से घुल जाता है। जब इस जल का वाष्पीकरण होता है तो घुले हुए कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण हो जाता है, या जब चट्टानों की छत से जल वाष्पीकरण के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है तो कैल्शियम कार्बोनेट के चट्टानी धरातल पर टपकने से निक्षेपण हो जाता है। स्टेलैक्टाइट, स्टेलैग्माइट और स्तंभ। स्टेलैक्टाइट विभिन्न मोटाइयों के लटकते हुए हिम स्तंभ जैसे होते हैं। प्रायः ये आधार या कंदरा की छत के पास मोटे होते हैं और अंत की छोर पर पतले होते हैं, इस तरह का। ये ऊपर हो गया स्टेलैक्टाइट। ये अनेक आकारों में दिखाई देते हैं। स्टेलैग्माइट कंदराओं के फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका फर्श हो गया, ये आपका बढ़ रहा है ऊपर की तरफ। ये हो गया स्टेलैग्माइट नीचे की ओर। वास्तव में स्टेलैग्माइट कंदराओं की छत से धरातल पर टपकने वाले चूना मिश्रित जल से बनते हैं, या स्टेलैक्टाइट के ठीक नीचे पतले पाइप की आकृति में बनते हैं। ये आपको दिखाया गया है, ये आपको दिखाएगा, हम लोग देखते हैं बाद में। स्टेलैग्माइट एक स्तंभ के एक चपटी तरस्त्रीनुमा आकार में या समतल अथवा क्रेटरनुमा गड्ढे के आकार में विकसित हो जाते हैं। विभिन्न मोटाई के स्टेलैग्माइट तथा स्टेलैक्टाइट के मिलने से स्तंभ और कंदरा स्तंभ बनते हैं। इसको दिखाया गया है। ये आपका हो गया नीचे की ओर और ये आपका ऊपर। चूना पत्थर गुफा में स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट। हिमनद पृथ्वी पर परत के रूप में हिम प्रवाह या पर्वतीय ढालों से घाटियों में रैखिक प्रवाह के रूप में बहते हिम संहति को हिमनद कहते हैं। महाद्वीपीय हिमनद या गिरिपद हिमनद में वे हिमनद है जो वृहत समतल क्षेत्र पर हिम
परत के रूप में फैले हों तथा पर्वतीय या घाटी हिमनद वे हिमनद है जो पर्वतीय ढालों में बहते हैं। प्रवाहित जल के विपरीत हिमनद प्रवाह बहुत धीमा होता है। हिमनद प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रभावित हो सकते हैं। हिमनद मुख्यतः गुरुत्व बल के कारण गतिमान होते हैं। हमारे देश में अनेक हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों से घाटी में बहते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि भागीरथी नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग गोमुख है। वास्तव में अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। देवप्रयाग के निकट अलकनंदा व भागीरथी के मिलने से इसे गंगा का नाम दिया गया। ये पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका नदी है ये वाला और यहाँ मिलता है। ये आपका हो गया अलकनंदा, अलकनंदा हो गया और ये भागीरथी हो गया, भागीरथी हो गया। और ये आपका जहाँ मिलता है, ये मिलता है जहाँ पर इसको हम गंगा के नाम से जाने जाते हैं। और ये भागीरथी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से। और अलकनंदा जो है ये अलकापुरी हिमनद है से है, अलकापुरी। ये इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। घाटी में हिमनद को दिखाया गया है। हिमनदों से प्रबल अपर्दन होता है जिसका कारण इसके अपने भार से उत्पन्न घर्षण है। हिमनद द्वारा कर्षित चट्टानी पदार्थ प्रायः बड़े गोलाश्म व शैलखंड इसके तल में ही इसके साथ घसीटे जाते हैं या घाटी के किनारों पर अपघर्षण व घर्षण द्वारा अत्यधिक अपर्दन करते हैं। हिमनद अपक्ष रहित चट्टानों का भी प्रभावशाली अपर्दन करते हैं जिससे ऊंचे पर्वत छोटी पहाड़ियों व मैदानों में परिवर्तित हो जाते हैं। हिमनद के लगातार संचलित होने से हिमनद मलबा हटता होता है, विभाजक नीचे हो जाता है और कालांतर में ढाल इतने निम्न हो जाते हैं कि हिमनद की संचलन शक्ति समाप्त हो जाती है तथा निम्न पहाड़ियों व अन्य निक्षेपित स्थलारूपों वाला एक हिमानी धौत रह जाता है। हिमनद के अपर्दन व निक्षेपण से निर्मित स्थलारूपों को दर्शाता है जिसका वर्णन भी अगले अनुच्छेदों में किया गया है। ये आपको दिखाया गया है। हिमनद द्वारा अपर्दन एवं निक्षेपण विभिन्न रूप 1962 का दिखाया गया है। स्पेंसर। ये आपको सर्क दिखाया गया है। ये सर्क हो गया। ये आपका हॉर्न हो गया। सर्क, सर्क हो गया। खाई नुमा संरचना बनाती है, खाई नुमा संरचना हम लोग पढ़ते हैं, फिर इसको फिगर को देखते हैं। अपर्दित स्थल रूप सर्क हिमानीकृत पर्वतीय भागों में हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रंध्रों में एक सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अधिकतर सर्क हिमनद घाटियों के शीर्ष पर पाए जाते हैं। एकत्रित हिम पर्वतीय क्षेत्रों से नीचे आती हुई सर्क को काटती है। सर्क गहरे, लंबे व चौड़े गर्त हैं जिनकी दीवार तीव्र ढाल वाली सीधी या अवतल होती है। हिमनद के पिघलने पर जल से भरी झील भी प्रायः इन गर्तों में देखने को मिलती है। इन झीलों को सर्क झील या टॉर्न झील कहते हैं। आपस में मिले हुए दो या दो से अधिक सर्क सीढ़ीनुमा क्रम में दिखाई देते हैं। हॉर्न या ग्रीस रिंग और सिरेटेड कटक। सर्क के शीर्ष पर अपर्दन होने से हॉर्न निर्मित होते हैं। यदि तीन या अधिक विकिरणित हिमनद निरंतर शीर्ष पर तब तक अपर्दन जारी रखे जब तक उनके तल आपस में मिल जाए तो एक तीव्र किनारों वाली नुकीली चोटी का निर्माण होते हैं जिन्हें हॉर्न कहते हैं। लगातार अपर्दन से सर्क के दोनों तरफ की दीवारों तंग होती जाती है। इसका आकार कंघी या आरी के समान कटकों के रूप में हो जाता है जिन्हें अरेत तीक्ष्ण कटक कहते हैं। इनका ऊपरी भाग नुकीला तथा बाहरी भाग टेढ़ा मेढ़ा होता है। इन कटकों को चढ़ना प्रायः असंभव होता है। ये आपको दिखाया गया है। अब देखते हैं हम लोग फिगर। ये आपका सर्क हो गया, ये गड्ढानुमा हो गया संरचना, और ये आपका अरेत हो गया। ये अरेत, ये वाला अरेत हो गया। एक मिनट, ये अरेत, ये अरेत,
अंतिम रूप है ये, अंतिम रूप है दीवार। और ये हो गया आपका हॉर्न, नुकीली चट्टान, ये आपका नुकीली चट्टान हो गया हॉर्न, हॉर्न हो गया ये नुकीली चट्टान। पहले क्या बना, सर्क बना, फिर उसके बाद हो गया हॉर्न बना, फिर उसके बाद अरेत बना। सर्क क्या हो, बड़ा है, ये बड़ा होने के बाद हॉर्न बनता है, फिर ये दोनों तरफ दीवार, दोनों तरफ दीवार, अरेत। अपर्दित ये तो हो गया ना, ओके। अल्पास पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहार्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में हॉर्न है, जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। ये पूछा जाता है हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी क्या है, एवरेस्ट। और अल्पास पर्वत का सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न। और अल्पास पर्वत किन किन देशों में पड़ता है, ये आपका हो गया ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, ये पूछा जाता है, फ्रांस और जर्मनी, जर्मनी, इटली, स्लोवेकिया, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया हो गया, और मोनाको, मोनाको लिख लीजिएगा। कौन कौन सा देश को टच करता है अल्पास पर्वत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्लोवेनिया, मोनाको। हिमनद घाटी गर्त हिमानीकृत घाटियाँ गर्त की भांति होती है, जो आकार में अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी होती है, जिनके तल चौड़े व किनारे चिकने तथा ढाल तीव्र होते हैं। घाटी में मलबा बिखरा होता है अथवा हिमोड़ मलबा दलदली रूप में दिखाई होता देता है। चट्टानी धरातल पर झील भी उभरी होती है अथवा ये झीलें घाटी में उपस्थित हिमोड़ मलबे से बनती है। मुख्य घाटी के एक तरफ या दोनों तरफ ऊंचाई पर लटकती घाटी हैंगिंग वैली भी होती है। इन लटकती घाटियों के तल जो मुख्य घाटी में खुलते हैं, इनके विभाजक क्षेत्रों के कट जाने से ये त्रिकोण रूप में नजर आती है। बहुत गहरी हिमनद गर्तें जिनमें समुद्री जल भर जाता है तथा जो समुद्री तटरेखा पर होती है, उन्हें फ्योर्ड कहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पिघलते हुए हिमनद के द्वारा मिश्रित रूप में भारी व महीन पदार्थों का निक्षेप हिमोड़ या हिमनद गोलाश्म के रूप में जाना जाता है। इन निक्षेप में अधिकतर चट्टानी टुकड़े नुकीले या कम नुकीले आकार के होते हैं। हिमनदों के तल किनारों या छोर पर बर्फ पिघलने से सरिताएं बनती है। कुछ मात्रा में सैल मलबा इस पिघले जल से बनी सरिता में प्रभावित होकर निक्षेपित होता है। ऐसे हिमनदी जलोढ़ निक्षेपी हिमानी धौत आउटवाश कहलाते हैं। हिमोड़ निक्षेप के विपरीत हिमानी धौत पराया स्तरीकृत व वर्गीकृत होते हैं। हिमनद अपेक्षन में चट्टानी टुकड़े गोल किनारों वाले होते हैं। हिमनद क्षेत्रों के मुख्य निक्षेपण स्थल रूप दर्शाए गए हैं। 6.13 कौन सा है भाई, ये आपका यहाँ पर दिखाया गया है, इसको देखते हैं। हिमोड़ हिमोड़ हिमनद तिल या गुलास्मी मृत्तिका के जमाव की लंबी कटके हैं। अंतस्थ हिमोड़ हिमनद के अंतिम भाग में मलबे के निक्षेप से बनी लंबी कटके हैं। पार्श्विक हिमोड़ हिमनद घाटी की दीवार के समानांतर निर्मित होते हैं। पार्श्विक हिमोड़ अंतस्थ हिमोड़ से मिलकर घोड़े की नाल का अर्ध चंद्राकार कटक का निर्माण करते हैं। ये आपका घोड़े के नाल, घोड़े के नाल। हिमनद घाटी के दोनों ओर अत्यधिक मात्रा में पार्श्विक हिमोड़ पाए जाते हैं। इस हिमोड़ की उत्पत्ति पूर्णतः आंशिक रूप से हिमानी जल द्वारा होता है, जो इस जलोढ़ को हिमनद के किनारों पर धकेलती है। कुछ घाटी हिमनद तेजी से पिघलने पर घाटी तल पर हिमनद टील को एक परत के रूप में अवस्थित रूप से छोड़ देते हैं। ऐसे अवस्थित
व भिन्न मोटाई के निक्षेप तल या तलस्थ हिमोड़ कहलाते हैं। घाटी के मध्य में पार्श्विक हिमोड़ के साथ साथ हिमोड़ मिलते हैं जिन्हें मध्यस्थ हिमोड़ कहते हैं। ये पार्श्विक हिमोड़ की अपेक्षा कम स्पष्ट होते हैं। कभी कभी मध्यस्थ हिमोड़ व तलस्थ के अंतर को पहचानना कठिन होता है। ये आपका हो गया, ये हो गया टर्मिनल। जहाँ टर्मिनल होता है, टर्मिनल जहाँ होगा उसको हम लोग अंतस्थ हिमोड़ कहते हैं, हिमोड़ कहते हैं, हिमोड़। और ये आपका हो गया, ये आपका किनारे पर जहाँ होगा इसको हम लोग कहेंगे पार्श्विक, पार्श्विक हिमोड़ हो गया। और ये आपका तलीय हो गया, ये बीच वाला हो गया तलीय, ये मध्यस्थ, ये हो गया तलीय या तलस्थ हो जाएगा। और ये आपका बीच वाला जो पार्ट हो गया ये हो गया मध्यस्थ। एस्कर ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमनद के ऊपर से प्रभावित होता है अथवा इसके किनारों से रिश्ता है या बर्फ के छिद्रों से नीचे प्रभावित होता है। यह जल हिमनद के नीचे एकत्रित होकर बर्फ के नीचे नदी धारा में प्रभावित होता है। ऐसी नदियाँ नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारों वाले तल में प्रभावित होती है। यह जलधारा अपने साथ बड़े गुलाश्म चट्टानी टुकड़े और छोटा चट्टानी मलबा बहाकर लाती है जो हिमनद के नीचे इस बर्फ़ की घाटी में जमा हो जाता है। यह बर्फ़ पिघलने के बाद एक वक्राकार कटक के रूप में मिलते हैं जिन्हें एस्कर कहते हैं। ये आप हम लोग देख लेते हैं, ये फिगर है हमारा, नहीं ये नहीं है ना, ये हो गया हमारा फिगर। यह आपका हो गया ड्रमलिन, ये हो गया ड्रमलिन। ये आपका एस्कर हिमानी धौध मैदान हो गया एस्कर। टीनेलुमा, ये आपका टीनेलुमा हो गया ड्रमलिन। टीलेनुमा संरचना करता है, संरचना बनाता है, इसको हम लोग ड्रमलिन कहते हैं। ये आपका हिमानी धौत मैदान हो गया, एस्कर हो गया ये वाला पार्ट, ये आपका एस्कर हो गया ये, ठीक है। ये ड्रमलिन टीलेनुमा हिमानी धौत हो गया। हिमानी धौत मैदान हिमानी गिरिपद के मैदानों में अथवा महाद्वीपीय हिमनदों से दूर हिमानी जलोढ़ निक्षेपों से, जिसमें बजरी रेत, चीका मिट्टी, चिकनी मिट्टी व मृत्तिका के विस्तृत समतल जलोढ़ पंख भी शामिल है, हिमानी धौत मैदान निर्मित होते हैं। ड्रमलिन ड्रमलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है जिसमें रेत व बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन के लंबे भाग नदी हिमनद के प्रवाह की दिशा के समानांतर होते हैं। यह 1 किलोमीटर लंबे व 30 मीटर तक ऊंचे होते हैं। ड्रमलिन का हिमनद सम्मुख भाग स्टॉस कहलाता है जो पृष्ठ टेल भागों की अपेक्षा तीखा तीव्र ढाल लिए होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद दरारों में भारी चट्टानी मलबों के भरने व उसके बर्फ के नीचे रहने से होता है। इसका अग्रभाग या स्टॉस भाग प्रभावित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ड्रमलिन हिमनद प्रवाह दिशा को बताते हैं। तरंग व धाराएं तटीय प्रक्रियाएं सर्वाधिक क्रियाशील है और इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी होती है। क्या आप नहीं सोचते हैं कि तटीय प्रक्रियाओं तथा उनसे निर्मित स्थलारूपों को जानना अति महत्वपूर्ण है। तट पर कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं। एक ही स्थान पर एक मौसम में अपर्दन व दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। तटों के किनारों पर अधिकतर परिवर्तन तरंगों द्वारा संपन्न होते हैं। जब तरंगों का अवनमन होता है तो जल तट पर अत्यधिक दबाव डालता है और इसके साथ ही
साथ सागरीय तल पर तलछटों में भी दोलन होता है। तरंगों के अस्थायी अवनमन के प्रवाह से तटों पर अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है। तरंगों में परिवर्तन उनकी आवृत्ति आदि होने से उनके अवनमन से उत्पन्न प्रभाव की गहनता भी परिवर्तित हो जाती है। तरंगों के कार्य के अतिरिक्त तटीय स्थल रूप कुछ अन्य कारकों पर निर्भर करते हैं। स्थल व समुद्री तल की बनावट, समुद्रोन्मुख उन्नगम्न तट या जलमग्न तट, समुद्री जल स्तर को स्थिर या अस्थायी मानते हुए तटीय स्थल रूपों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया जाता है। ऊंचे चट्टानी तट, जलमग्न तट, निम्न समतल व मंद ढाल के अवसादी तट, उन्मग्न तट। उन्मग्न तट क्या हो गया? पानी में डूबा हुआ था, पानी में डूबा था लेकिन अब उठा हुआ दिख रहा है, उसी को कहते हैं उन्मग्न तट। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तट रेखाएं अनियमित होती है तथा नदियां जलमग्न प्रतीत होती है। तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे के स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं और वहां फ्योर्ड तट बनते हैं। पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबे होते हैं। सागरीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपित स्थल रूप नहीं होते, अपरदित स्थल रूपों की बहुतायत होती है। ऊंचे चट्टानी तटों के सहारे तरंगे अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है, जिससे पहाड़ी पार्श्व भृगु आकार के लेते हैं। तरंगों के अस्थायी प्रहार से भृगु शीघ्रता से पीछे हटते हैं और समुद्री भृगु के सम्मुख तरंग घर्षित चबूतरे बन जाते हैं। तरंग धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं को कम कर देती है। समुद्री भृगु से गिरने वाला चट्टानी मलबा धीरे धीरे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और लहरों के साथ घर्षित होता हुआ किनारों से दूर निक्षेपित हो जाता है। भृगु के विकास व उसके निर्वर्तन के वांछनीय समय के बाद तटरेखा कुछ चिकनी हो जाती है तथा कुछ अतिरिक्त मलबे के किनारों से दूर जमाव से तरंग घर्षित वेदिकाओं के सामने तरंग निर्मित वेदिकाएं देखी जा सकती है। जैसे ही तटों के साथ अपर्दन आरंभ होता है, वेलांचली प्रवाह व तरंग इस अपर्दित पदार्थ को सागरीय किनारों पर पुलिन और रोधिकाओं के रूप में निक्षेपित करती है। रोधिकाएं जलमग्न आकृतियां हैं और जब यह रोधिकाएं जल में ऊपर दिखाई देती है तो इन्हें रोध बैरियर्स कहा जाता है। ऐसी रोधिकाएं जिनका एक भाग के शीर्ष स्थल से जुड़ा होता हो उसे स्पिट कहा जाता है। जब रोधिका तथा स्पिट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर इसके मार्ग को अवरुद्ध कर देते हैं तब लैगून निर्मित होते हैं। कालांतर में लैगून स्थल से बहाए गए तलछट से भर जाता है और तटीय मैदान की रचना होती है। निम्न अवसादी तट, निचले अवसादी तट के सहारे नदियां तटीय मैदान एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई बढ़ा लेती है। कहीं कहीं लैगून व ज्वारीय संकरी खाड़ी के रूप में जल भराव के अतिरिक्त तटरेखा सम चिकनी होती है। सागरोन्मुख स्थल मंद ढाल के लिए होता है। तटों के साथ समुद्री पंख व दलदल पाए जाते हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियों की बहुतायत होती है। जब मंद ढाल वाले अवसादी चट्टानों पर तरंगे अनियमित होती है तो तल के अवसाद भी दोलित होते हैं और इनके परिवहन से अविरोधिकाएं लैगून व स्पिट निर्मित होते हैं। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तित हो जाते हैं जो बाद में तटीय मैदान बनते हैं। इन निक्षेपित स्थलाकृतियों का बना रहना अवसादी पदार्थों की अस्थायी एवं लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अवसादी के अतिरिक्त तूफान व सुनामी लहरें इनके अभूतपूर्व परिवर्तन लगती है। बड़ी नदियां जो अधिक नदभार लगाती है निचले अवसादी चट्टानों के साथ डेल्टा बनाती है। हमारे देश का पश्चिमी तट ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट है। पश्चिमी तट पर अपर्दित आकृतियां बहुतायत में है। भारत के पूर्वी तट निचले अवसादी तट हैं। इन तटों पर निक्षेपित स्थलाकृतियां पाई जाती है। इन तटों
की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण की पुस्तक को पढ़ें। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। अपर्दित स्थल रूप भृगु, वेदिकाएं, कंदराएं तथा स्टैक। ऐसे तट जहां अपर्दन प्रमुख प्रक्रिया है वहां प्रायः दो मुख्य आकृतियां तरंग घर्षित भृगु व वेदिकाएं पाई जाती है। लगभग सभी समुद्र भृगु की ढाल तीव्र होती है, जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। इनकी तलहटी पर एक मंद ढाल वाला या समतल प्लेटफॉर्म होता है, जो समुद्री भृगु से प्राप्त सैल मलबे से ढका होता है। अगर ये प्लेटफॉर्म तरंग की औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचाई पर मिलते हैं तो इन्हें तरंग घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृगु की कठोर चट्टान के विरुद्ध जब तरंगें टकराती है तो भृगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती है और इसे गहराई तक खोखला कर देती है, जिससे समुद्र कंदराएं बनती है। इन कंदराओं की छत ध्वस्त होने से समुद्री भृगु स्थल की ओर हटते हैं। भृगु के निर्वर्तन से चट्टानों के कुछ अवशेष तटों पर अलग थलग छूट जाते हैं। ऐसी अलग थलग प्रतिरोधी चट्टानें जो कभी भृगु के भाग थे, समुद्री स्टैक कहलाते हैं। अन्य स्थल रूपों की भांति समुद्री स्टैक भी अस्थायी आकृतियां हैं, जो तरंग अपर्दन द्वारा समुद्री पहाड़ियों व भृगु की भांति धीरे धीरे तंग समुद्री मैदानों में परिवर्तित हो जाती है और स्थल से प्रभावित जलोढ़ से आच्छादित रेत व सिंगल चौड़े पुलीन में परिवर्तित हो जाते हैं। ये आपका क्लास 7th चैप्टर नंबर 3, ये आप लोग वहाँ फिगर में दिया है, फिगर में देकर समझाया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन, बीचेज और टिब्बे। 1 मिनट मैं समझा देता हूँ। ये आपका भृगु क्या हो गया? गुफानुमा संरचना करता है, गुफानुमा संरचना करता है पहाड़ में, ठीक है। समुद्र में रहेगा। कंदराएं क्या है? और खोखली हो जाता है, खोखली हो जाता है लेकिन आर पार दिखने लगता है, मतलब पानी आर पार चली जाती है। और स्टैक क्या हो जाएगा? ये दोनों पहाड़ अलग हो जाएगा, दीवार जैसी आकृति हो जाएगा और ऊपर का जो छत है गायब हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग क्लास 7 में देख सकते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो मैंने पढ़ा दिया है। निक्षेपित स्थल रूप पुलिन, बीचेज और टिब्बे तटों की प्रमुख विशेषता पुलिन की उपस्थिति है। यदि ऊबड़ खाबड़ तटों पर भी ये टुकड़ों में पाए जाते हैं, वे अवसाद जिनसे पुलिन निर्मित होते हैं अधिकतर थल इससे नदियों व सरिताओं द्वारा अथवा तरंगों के अपर्दन द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थ होते हैं। पुलिन अस्थायी स्थलाकृतियों है। कुछ रेत पुलिन जो अस्थायी प्रतीत होते हैं किसी और मौसम में स्थूल कंकड़ पत्थरों की तंग पट्टी में परिवर्तित हो जाते हैं। अधिकतर पुलिन रेत के आकार के छोटे कणों से बने होते हैं। सिंगल पुलिन में अत्यधिक छोटी गुटिकाएं तथा गोलासमिकाएं होते हैं। पुलिन के ठीक पीछे पुलिन तल से उठाई गई रेत टिब्बे के रूप में निक्षेपित होती है। तट रेखा के समानांतर लंबाई में कटकों के रूप में बने रेत टिब्बे निम्न तलछटी तटों पर अक्सर देखा जा सकता है। रोधिका रोध बैरियर्स तथा स्पिट समुद्री अपतट पर तट के समानांतर पाई जाने वाली रेत और सिंगिल की कटक अपतट रोधिका कहलाती है। ऐसी अपतटीय रोधिका जो रेत के अधिक निक्षेपण से ऊपर दिखाई पड़ती है उसे रोध रोधिका कहते हैं। अपतटीय रोध व रोधिकाएं प्रायः या तो खाड़ी के प्रवेश या नदियों के मुहाने के सम्मुख बनती है। कई बार इन रोधिकाओं का सिरा खाड़ी से जुड़ा होता है, इन्हें शिफ्ट कहते हैं। शीर्ष स्थल से एक सिरा जोड़ने पर भी स्पिट विकसित होती है। रोधिकाएं रोध व स्पिट धीरे धीरे खाड़ी के मुख पर बढ़ते रहते हैं, जिससे खाड़ी का समुद्र में खुलना वाली द्वार
तंग हो जाता है तथा कालांतर में खाड़ी एक लैगून में परिवर्तित हो जाती है। लैगून भी धीरे धीरे स्थल से लाए गए तलछटों से या पुलिन से वायु द्वारा लाए गए तलछट से लैगून के स्थान पर एक चौड़े व विस्तृत तटीय मैदान में विकसित हो जाते हैं। ये आपको दिखाया गया है, डेल्टा का शिफ्ट दिखाया गया है आपको। क्या आप जानते हैं कि समुद्र के अपतट पर बनी रोधिकाएं तूफान और सुनामी लहरों के आक्रमण के समय सबसे पहले बचाव करती है, क्योंकि ये रोधिकाएं इनकी प्रबलता को कम कर देती है। इसके बाद रोध पुलिन, पुलिन स्तूप तथा मैग्रोव है जो इनकी प्रबलता को झेलते हैं। अतः अगर हम तटों के किनारे पर पाए जाने वाले मैग्रोव व तलछट से छेड़छाड़ करते हैं तो ये तटीय स्थलाकृतियाँ अपरदित हो जाएंगी तथा मानव व मानवीय बस्तियों को तूफान व सुनामी लहरों के सीधे व प्रथम प्रहार झेलने होंगे। ये पूछा गया है, यूपीएससी 2015 में पूछा गया है। पवने उष्ण मरुस्थलों के दो प्रभावशाली अनाच्छादनकर्ता कारकों में पवन एक महत्वपूर्ण अपर्दन का कारक है। मरुस्थलीय धरातल शीघ्र गर्म और शीघ्र ठंडे हो जाते हैं। उष्ण धरातलों के ठीक ऊपर वायु गर्म हो जाती है, जिससे हल्की गर्म हवा प्रक्षुब्धता के साथ ऊर्ध्वाधर गति करती है। इसके मार्ग में कोई रुकावट आने पर भंवर वातावृत बनते हैं तथा अनुवात एवं उत्वात प्रवाह उत्पन्न होता है। पवनें मरुस्थलीय धरातल के साथ साथ भी तीव्र गति से चलती है और उनके मार्ग में रुकावटें पवनों में विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। निसंदेह तूफानी पवन अधिक विनाशकारी होता है। पवन अपवाहन, घर्षण आदि द्वारा अपर्दन करती है। अपवाहन में पवन धरातल से चट्टानों के छोटे कण व धूल उठाती है। वायु की परिवहन की प्रक्रिया में रेत व बजरी आदि औजारों की तरह धरातलीय चट्टानों पर चोट पहुंचाकर घर्षण करती है। जब वायु में उपस्थित रेत के कण चट्टानों के तल से टकराते हैं तो इसका प्रभाव पवन के संवेग पर निर्भर करता है। यह प्रक्रिया बालू घर्षण जैसी होती है। मरुस्थलों में पवनें कई रोचक अपरदनात्मक व निक्षेपणात्मक स्थल रूप बनाती है। वास्तव में मरुस्थलों में अधिकतर स्थलाकृतियों का निर्माण वृहद क्षरण और प्रवाहित जल की चादर बाढ़ से होता है। यद्यपि मरुस्थलों में वर्षा बहुत कम होती है, लेकिन यह अल्प समय में मूसलाधार वर्षा के रूप में होती है। मरुस्थलीय चट्टानें अत्यधिक वनस्पति विहीन होने के कारण तथा दैनिक तापांतर के कारण यांत्रिक व रासायनिक अपक्ष से अधिक प्रभावित होती है। अतः इनका शीघ्र क्षय होता है और वेग प्रवाह इस अपक्ष जनित मलबे को आसानी से बहा ले जाते हैं। अर्थात मरुस्थलों में अपक्ष जनित मलबा केवल पवन द्वारा ही नहीं वरन वर्षा व वृष्टि धोवन से भी प्रभावित होता है। पवन केवल महीन मलबे का ही नहीं अपवाहन कर सकती है और वृहद अपर्दन मुख्यतः परत बाढ़ या वृष्टि धोवन से ही संपन्न होता है। मरुस्थलों में नदियाँ चौड़ी, अनियमित तथा वर्षा के बाद अल्प समय तक ही प्रभावित होती है। ये आपको सिंपल वे में समझिए इसको। धाराओं या तरंगों द्वारा किस प्रकार से स्थलाकृत बनती है। पहले हो गया भृगु, फिर हो गया कंदरा हो गया, उसके बाद स्टैक हो गया, फिर बीच में रोधिका हो जाएगा, बीच हो गया, बीच में फिर कहाँ बनेगा, रोधिका में बनेगा रोधिका, फिर तटीय मैदान, फिर लैगून, नहीं, रोधिका के बाद लैगून, फिर तटीय मैदान बनेगा। इसको सिंपल वे में समझ सकते हैं। पहले बनेगा भृगु जो गुफा से बनता है, फिर केंद्रा हो गया, फिर स्टैक हो गया, फिर उसके बाद बीच में बनेगा, फिर रोधिका में बनेगा, फिर लैगून, फिर तटीय मैदान। ये थ्योरी पार्ट है, सिर्फ समझने का है। अपर धनात्मक स्थल रूप पेडिमेंट और पदस्थली
मरुस्थलों में भूदृश्य का विकास मुख्यतः पेडीमेंट का निर्माण व उसका ही विकसित रूप है। पर्वतों के पाद पर मलबे रहित अथवा मलबे सहित मंद ढाल वाली चट्टानी तल पेडीमेंट कहलाते हैं। पेडीमेंट का निर्माण पर्वतीय अग्रभाग के अपर्दन मुख्यतः सरिता के क्षैतिज अपर्दन व चादर बाढ़ दोनों के संयुक्त अपर्दन से होता है। अपर्दन अपर्दन भूसंहति के तीव्र ढाल वाले कोर के साथ साथ प्रारंभ होता है या विवर्तनिकी द्वारा नियंत्रित कटावों के तीव्र ढाल वाले पार्श्व पर अपर्दन प्रारंभ होता है। जब एक बार एक तीव्र मंद ढाल के साथ पेडीमेंट का निर्माण हो जाता है जिसके पीछे एक भृगु या मुक्त पार्श्व होता है तो कटाव के कारण मंद ढाल या तथा मुक्त पार्श्व पीछे हटने लगता है। अपर्दन की इस पद्धति को पृष्ठ क्षरण के द्वारा की गई ढाल की समानांतर निवर्तन पीछे हटना क्रिया कहते हैं। अतः समानांतर ढाल निवर्तन द्वारा पर्वतों के अग्रभाग को अपर्दित करते हुए पेडीमेंट आगे बढ़ते हैं तथा पर्वत घिसते हुए पीछे हटते हैं और धीरे धीरे पर्वतों का अपर्दन हो जाता है और केवल इंसेलबर्ग निर्मित होते हैं जो कि पर्वतों के अपशिष्ट रूप में। इस प्रकार मरुस्थलीय प्रदेशों में एक उच्च धरातल आकृति विहीन मैदान में परिवर्तित हो जाता है जिसे पेडी प्लेन पदस्थली कहते हैं। पलाया मरुभूमियों में मैदान प्रमुख स्थल रूप है। पर्वतों व पहाड़ियों से घिरे बेसिनों में अपवाह मुख्यतः बेसिन के मध्य में होता है तथा बेसिन के किनारों लगातार लाए गए हुए अवसाद जमाव के कारण बेसिन के मध्य में लगभग समतल मैदान की रचना हो जाती है। पर्याप्त जल उपलब्ध होने पर यह मैदान उथले जल क्षेत्र में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार की उथली जल झीलें ही पलाया कहलाती है। पलाया में वाष्पीकरण के कारण जल अल्प समय के लिए ही रहता है और अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदान जो लवणों से भरे हैं कल्लर भूमि या क्षारीय क्षेत्र कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है आपका। अक्सर पलाया में लवणों के समृद्ध निक्षेप पाए जाते हैं। ऐसे पलाया मैदान को लवणों से भरे होते हैं जो इसी को हम लोग कल्लर भूमि कहते हैं। अपवाहन गर्त या गुहा पवनों के एक ही दिशा में अस्थायी प्रवाह से चट्टानों के अपक्ष जनित पदार्थ या असंगठित मिट्टी का अपवाहन होता है। इस प्रक्रिया में उथले गर्त बनते हैं जिन्हें अपवाहन गर्त कहते हैं। अपवाहन प्रक्रिया से चट्टानी धरातल पर छोटे गड्ढे या गुहिकाएं भी बनती है। तीव्र वेग पवन के साथ उड़ने वाली धूल कण अपघर्षण से चट्टानी तल पर पहले उथले गर्त जिन्हें वात गर्त कहते हैं बनाते हैं और इनमें से कुछ वात गर्त गहरे और विस्तृत हो जाते हैं जिन्हें गुहा कहते हैं। छत्रिक मशरूम टेबल या पिटिका शैल मरुस्थलों में अधिकतर चट्टानें पवन अपवाहन व अपघर्षण द्वारा शीघ्रता से कट जाती है और कुछ प्रतिरोधी चट्टानों के घिसे हुए अवशेष जिनके आधार पतले व उभरी भाग विस्तृत और गोल टोपी के आकार के होते हैं छत्रक के आकार में पाए जाते हैं। कभी कभी प्रतिरोधी चट्टानों का ऊपरी हिस्सा मेज की भांति विस्तृत होता है और अधिकतर ऐसे अवशेष पिटिका की भांति खड़े रहते हैं। निक्षेपित स्थल रूप पवन एक छटाई करने वाला कारक भी है अर्थात पवन द्वारा बारीक रेत का परिवहन अधिक ऊंचाई व अधिक दूरी तक होता है। पवनों के वेग के अनुरूप मोटे आकार के कण धरातल के साथ घर्षण करते हुए चले आते हैं और अपने टकराने से अन्य कणों को ढीला कर देते हैं जिसे साल्टेशन कहते हैं। हवा में लटकते महीन कण अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक उड़ा लेकर लाए जा सकते हैं। चूँकि पवनों द्वारा कणों का परिवहन उनके आकार व भार के अनुरूप होता है अतः पवनों की परिवहन प्रक्रिया में ही पदार्थ छटाई का काम हो जाता है। जब पवन की गति घट जाती है या लगभग रुक जाती है तो कणों के आकार के आधार पर निक्षेपण प्रक्रिया आरंभ होती है। अतः पवन के निक्षेपित स्थल रूपों में कणों की महीनता भी देखी जा सकती है। रेत की
आपूर्ति व अस्थायी पवन दिशा के आधार पर शुष्क प्रदेशों में पवन निक्षेपित स्थल रूप विकसित होते हैं। बालू टिब्बा। उष्ण शुष्क पर्वतस्थल बालू टिब्बों के निर्माण के उपयुक्त स्थान है। इनके निर्माण के लिए अवरोध का होना भी अत्यंत आवश्यक है। बालू टिब्बे विभिन्न प्रकार के होते हैं। नवचंद्राकर टिब्बे जिनकी भुजाएं पवनों की दिशा में निकलती है बरखान कहलाते हैं। जहाँ रेतीले धरातल पर आंशिक रूप से वनस्पति भी पाई जाती है वहाँ परवलयिक पैराबोलिक बालू का टिब्बों का निर्माण होता है। अर्थात अगर पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो परवलयिक बालू टिब्बे बरखान से भिन्न आकृति वाले होते हैं, सिर्फ बरखान की ही भांति होते हैं। ये बालू टिब्बा को दिखाया गया है। बालू टिब्बों के विभिन्न रूप तीर द्वारा वायु दिशा के चित्रण को दिखाया गया है। ये आपका सीफ हो गया, ये बरखान हो गया, ये छोटी संरचना है, छोटी संरचना हो गया। उसके बाद हो गया बरखान, फिर अनुप्रस्थ हो गया, पैराबोलिक हो गया, और ये आपका हो गया अनुदैर्घ्य। सीप बालू टिब्बों में केवल एक ही भुजा होती है। ऐसा पवनों की दिशा में बदलाव के कारण होता है। सीप की यह भुजा ऊंची व अधिक लंबाई में विकसित हो सकती है। जब रेत की आपूर्ति कम तथा पवनों की दिशा अस्थायी रहे तो अनुदैर्घ्य टिब्बे बनते हैं। ये अत्यधिक लंबाई व कम ऊंचाई के लंबायमान कटक प्रतीक होते हैं। अनुप्रस्थ टिब्बे प्रचलित पवनों की दिशा के समकोण पर बनते हैं। इन टिब्बों के निर्माण व पवनों की दिशा निश्चित और रेत का स्रोत पवनों की दिशा के समकोण पर हो। ये अधिक लंबे व कम ऊंचाई वाले होते हैं। जब रेत की आपूर्ति अधिक हो तो ये अधिकतर नियमित बालू टिब्बे एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं और उनकी वास्तविक आकृति व अनोखी विशेषताएं नहीं रहती। वह मरुस्थलों में अधिकतर टिब्बों का स्थानांतरण होता रहता है और इनमें से कुछ विशेषकर मानव बस्तियों के निकट स्थित हो जाते हैं। ये टॉपिक उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक दो बार सुनिएगा, जो इम्पोर्टेंट है मैं वहाँ पर लिख दिया हूँ। आइए कुछ अभ्यास कर लेते हैं। स्थल रूप विकास की किस अवस्था में अधोमुख कटाव प्रमुख होता है? तरुणावस्था। एक गहरी घाटी जिसकी विशेषता सीढ़ीनुमा खड़े ढाल होते हैं किस नाम से जानी जाती है? कैनियन। निम्न में से किस प्रदेशों में रासायनिक अपक्ष प्रक्रिया यांत्रिक अपक्ष प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? चूना पत्थर प्रदेश वाले में। निम्न में से कौन सा वक्तव्य लेपीज शब्द को परिभाषित करता है? अनियमित धरातल जिनके तीखे कटक व खांच हो। गहरे लंबे व विस्तृत गर्त या बेसिन जिनके शीर्ष दीवार खड़े ढाल वाले किनारे खड़े अवतल होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्क। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कुछ सजेशन देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मेरा चैनल थोड़ा नया है तो कृपया शेयर करें, लाइक भी कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें जिससे एनसीईआरटी फैक्ट्स वो लोग भी जान सकें। धन्यवाद मित्रों, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।